तो दोस्तों ये कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो थोड़ी वो कट गई है, तो मैं उसको दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो इसमें हम प्रश्न पे चल रहे थे कि मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो कान की हड्डी होती है जो मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखना इसके बारे में। अब बात करें दोस्तों, ये आप एक फ़ोटो देखेंगे तो ये कान का अंदर का जो हमारा मध्य कान है उसका भाग है, ये हमारा ईयरडियम है जिस पे आवाज़ टकराती है। ये हमारी हैमर जिसको मैलियस भी कहा जाता है, एनविल जिसको इनकस कहा जाता है, और यह स्टिरप जिसे स्टेपिस कहा जाता है। तो ये मानव में सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी ये वाली हड्डी, ये स्टेपिस होती है, इसे स्टिरप भी कहा जाता है। कान में होती है, मध्य कान में, याद रखना। तो इनकस मैलियस और स्टेपिस ये कान की हड्डियाँ हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका मानव की सबसे छोटी हड्डी वो होती है आपकी कान की हड्डी स्टेपिस। सबसे बड़ी पूछेगा आपके एग्जाम में तो फीमर बताना है आपको। फीमर मानव की सबसे बड़ी हड्डी है जो जांग में होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रेगिस्तान पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, मतलब कौन सी पहाड़ियाँ हैं भारतीय रेगिस्तान के पूरब में। तो हम बात करें भारत में जो रेगिस्तान है वो थार का रेगिस्तान है, और थार का रेगिस्तान ये राजस्थान में है। थार रेगिस्तान कहाँ पर है? तो राजस्थान में। अब राजस्थान में कौन सी पहाड़ी है इनमें से? दोस्तों अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है थार मरुस्थल, याद रखना। और थार के मरुस्थल को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहा गया है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, और वो कहा जाता है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और ये कहा जाता है थार के मरुस्थल को। दोस्तों थार के मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? तो थार के मरुस्थल में लूनी नदी बहती है, याद रखना। थार के मरुस्थल में बहने वाली नदी है लूनी नदी, याद रखना। और लूनी नदी कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो त्वेसा मलिक कौन सा खेल खेलती है? दोस्तों त्वेसा मलिक जो है ये गोल्फ खेलती है, गोल्फ खेलती है त्वेसा मलिक। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कोर्स जो होता है ये कौन से खेल का मैदान है, तो गोल्फ के मैदान को कोर्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बाकी भारत में अदिति अशोक भी है जो गोल्फ खेलती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 होते हैं। और शतरंज इसमें 64 खाने होते हैं। और अगर आपसे पूछे शतरंज को खिलाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? दोस्तों शतरंज की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था वो है फीडे। बास्केटबॉल इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। तो त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है जो कौन सा खेल खेलते हैं? गोल्फ। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, नेशनल स्पोर्ट डे। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है भारत में, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये मौर्य वंश के राजाओं का सही क्रम हमें बताना है। दोस्तों मौर्य वंश में सबसे पहला राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में उसका बेटा बिंदुसार के बाद में अशोक, और अशोक के बाद में बृहद्रथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य पहले आएगा, और फिर उसके बाद में आएगा आपका बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ। तो 12 का सही जवाब क्या बनना चाहिए हमारे हिसाब से? 12 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना घनानंद जो नंद वंश का अंतिम राजा था, इसकी मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और किसकी सहायता से की थी? चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रधानमंत्री है, वो है चाणक्य है, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना भी की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा से सांस लेता है? दोस्तों त्वचा से सांस जो लेते हैं वो ऐसे प्राणी लेते हैं जो जिनके शरीर का तापमान अनियत होता है, मतलब अनियत तापी प्राणी, जिसमें हमारे यहाँ आपके जैसे एम्फीबियन होते हैं, आपके एम्फीबियन अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? मेंढक त्वचा से सांस लेता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों हम बात करें मेंढक के बारे में, तो इसके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, याद रखना। मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। मोर के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ये आप याद रखें। अगला है होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों होगे नक्कल जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, और ये तमिलनाडु में है। होगे नक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है, याद रखिएगा। और तमिलनाडु में कुम्मी और करगम 2 अन्य नृत्य भी हैं। तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है सिलंबम। बाकी तमिलनाडु में पोंगल होता है, जल्लीकट्टू त्यौहार भी मनाया जाता है, थाईपुसम त्यौहार भी तमिलनाडु का है। महाराष्ट्र का डांस याद रखना,
लावणी नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, कुचिपुड़ी। केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, कोलकली, पुक्कली, थय्यम। थय्यम केरल का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, याद रखना। तो ये आप सब याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है पोटेशियम, इसके बाद सोडियम आता है, फिर लिथियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम का स्थान आता है, और सबसे कम सिल्वर, और इसमें सबसे कम आयरन। तो इसके हिसाब से पूछा है, तो वो है आपका पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना पूछी गई है, तो 1956 में इसका अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों क्या आपको पता है कि LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, भारत में LIC का मुख्यालय कहाँ पर है। और LIC का आदर्श वाक्य आपको पता है, वो है आपका योगक्षय वाहमयम। योगक्षय वाहमयम LIC का आदर्श वाक्य है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। योगक्षय वाहमयम LIC का आदर्श वाक्य है। ठीक है दोस्तों, और LIC कौन से मंत्रालय के अधीन है, ये क्वेश्चन भी मुझे बताना है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन है या कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाण्विक है? दोस्तों बहुपरमाण्विक अधातु पूछा है, देखो अधातु कौन सी है, तो इसमें हम बात करें दोस्तों, जो सल्फर होती है ना, वो बहुपरमाण्विक पॉली एटॉमिक होती है, और इसमें जो सल्फर है इसकी इकाई होती है S8। और सल्फर की संरचना एक W के समान रिंग की होती है। मैं आपको एक दिखाता हूँ इसकी संरचना कैसी होती है। दोस्तों ये है सल्फर की संरचना, इसमें 8 अणु होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 अणु की संरचना होती है, और इसका आकार एक सिकुड़ी हुई रिंग के समान भी होता है। W के शेप में बनता है, देखो ये इस तरह से W के शेप में ये। तो इसके आकार आप याद रखिएगा, सल्फर जो है ये W रिंग होती है, W शेप रिंग। तो इसका आकार कैसा हो गया, ये अष्टपरमाण्विक होती है। S8 होता है सल्फर का, याद रखिएगा। दोस्तों आपने लाइकेन का नाम सुना होगा। लाइकेन जो होते हैं ये सल्फर के प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, याद रखना। लाइकेन सल्फर प्रदूषण के सूचक हैं। अगर वायुमंडल में लाइकेन उपस्थित है तो वहाँ की वायु में सल्फर नहीं है। अगर लाइकेन वहाँ ग्रो नहीं कर रहा है तो वहाँ की वायु में सल्फर जो है वो ज़्यादा आ चुकी है। तो ये लाइकेन जो होते हैं वो सल्फर के सूचक होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, सल्फर। दोस्तों हीलियम जो है अक्रिय गैस होती है। आर्गन इसको आप बल्ब में भर सकते हो। ऑक्सीजन इसको जीवनदायिनी गैस या प्राणवायु कहा जाता है। ऑक्सीजन के बारे में आप याद रखें, दहन में जो सहायता करती है वो ऑक्सीजन गैस ही करती है, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताना है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन वो कितनी है? लगभग 21% मानते हैं हम। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, क्लियर है इतना तो आपको। वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत कितना है, ये कमेंट में लिख के बताना कितना है। 0.932। कभी क्वेश्चन आ रहे, चलो मैं बता देता हूँ, 0.932% आर्गन होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता जाता है। दोस्तों त्वरण का मतलब ही वस्तु के वेग में परिवर्तन होना है। तो जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और उसका वेग समयांतराल में समान रूप से बढ़ता या घटता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। कैसा होगा? एक समान त्वरण कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, त्वरण याद रखिएगा। अच्छा त्वरण जो होता है ये इसका मात्रक याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र कौन थे? दोस्तों ज्ञात्रिक जो था ये भगवान जो महात्मा बुद्ध हैं उन भगवान महावीर का जो वंश है वो है ज्ञात्रिक। तो वर्धमान महावीर का है ज्ञात्रिक। अच्छा बुद्ध का पूछेगा तो बुद्ध के पिता हैं शाक्य। बुद्ध के जो वंश है वो है आपका शाक्य, ये आप याद रखिएगा। भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं और इनको निग्रंथ भी कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर हैं ये। ठीक है दोस्तों, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था यशोदा, याद रखना। भगवान महावीर का जन्म ये हुआ था आपका कहाँ पे? कुंडाग्राम में, वैशाली में कुंडाग्राम है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ये आप याद रखें। दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं भगवान महावीर स्वामी। क्या आपको पता है कि भारत में भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसे मोल्लम नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो वो है आपका गोवा में। महावीर नेशनल पार्क गोवा में है, स्थित है, याद रखिएगा। गोवा, महावीर नेशनल पार्क गोवा।
ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म भारत में सबसे पढ़ा लिखा धर्म भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हमें बताना है कोर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? कोर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है आपकी रंजन गोगोई ने। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, रंजन गोगोई। दोस्तों गोगोई साहब की एक किताब और न्यूज़ में है, जस्टिस फॉर जजेज। जस्टिस फॉर जजेज ये किसकी किताब है? तो जस्टिस फॉर जजेज जो किताब है ये रंजन गोगोई की किताब है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जस्टिस फॉर जजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में है ये किताब। अच्छा, शशि थरूर की किताब याद रखना, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर की किताब है। और शशि थरूर बुके किंग माने जाते हैं भारत में, बहुत उत्कृष्ट हिंदी मतलब रचना इनकी किताबें लिखी गई हैं शशि थरूर। इनकी एक किताब मुझे और याद है, वो है आपकी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये किसने लिखी है? तो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखी है शशि थरूर ने, पैराडॉक्सिकल पीएम। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। शशि थरूर ने अभी अम्बेडकर की जीवनी भी लिखी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसकी किताब है? रंजन गोगोई की। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और उसके लिए क्षमा है कि वो कुछ कनेक्टिव चीज़ जो थी वो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण वीडियो कट गई। तो मैं उसको जो शेष क्वेश्चन थे मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।